चलो। हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एग्जाम स्टार्टअप यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर एक सामान्य हिंदी की शानदार क्लास के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। बीएसटीसी का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो आप अपनी पूरी तैयारी इसमें झोंक दीजिए। 20 तारीख बिल्कुल नजदीक आने वाली है, तो हम लगातार आपके साथ जुड़ करके लगातार जो है क्लासे लेके आपको समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि प्रश्न कैसे आने वाले हैं और उसको किस प्रकार से हम कल हल कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं आज की सामान्य हिंदी की क्लास। तो पहला प्रश्न आपके सामने कैसे आने वाला है। पहला प्रश्न है, निराशा में उपसर्ग कौन सा है। अब पिछली क्लास में हमने देखा था कि उपसर्ग किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है, जो आगे जुड़ने वाले शब्द होंगे वो हमेशा उपसर्ग कहलाएंगे, ठीक है ना। और जो पीछे जुड़ेंगे शब्दों के वो हमेशा प्रत्यय कहलाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपको देखना है कि निराशा शब्द है, निराशा निराशा शब्द में अपन को अलग शब्द क्या करना है, निर और आशा शब्द क्या हो गया, निर और आशा। तो इसके अंदर जो उपसर्ग आपका कौन सा होने वाला है, उपसर्ग आपके होने वाला है निर उपसर्ग, यानी निर उपसर्ग का प्रयोग करके निराशा बन गया है, यानी आशा का विलोम हो जाएगा निराशा। तो निराशा शब्द के अंदर जो जैसे शब्द हो गया आशा, या शब्द के अंदर जैसे हमने निर उपसर्ग लगाया है तो इस शब्द का अर्थ ही बिल्कुल बदल गया, निराशा हो गया। तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन एकदम सही होने वाला है। तो चले हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखो, लोकहित में समास है। अब लोकहित में समास कौन सा है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो समास का सबसे पहले मैंने बताया कि आपको विग्रह करना है। यदि विग्रह नहीं कर पा रहे हो तो समाज तक नहीं पहुंच सकते हो। तो यहां पर देखो लोकहित, लोकहित, तो लोकहित का समास क्या होने वाला, समास विग्रह क्या होने वाला है। इसका समास विग्रह होता है लोगों या लोक का हित, या लोगों का हित। यहां पर लोग लिख सकते हैं या लोग भी लिख सकते हैं, या लोग का हित, ठीक है ना, लोग का हित। तो यहां पर जो है कारक चिन्ह है, का, के, की, ने, में, पे, पर, इस प्रकार के जो कारक चिन्ह का जहां पर लोप होता है, जहां पर लोप होता है वहां पर हमेशा तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। तो यहां इस लोकहित के अंदर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, तत्पुरुष समास। आगे चल के देखते हैं, आगे आपके सामने प्रश्न कौन सा आने वाला है। आगे आपके सामने प्रश्न आ रहा है संधि विच्छेद से संबंधित, ठीक है ना। संधि विच्छेद यानी सदाचार का संधि विच्छेद है। अब सदाचार का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, सद धन आचार होने वाला है, सद धन आचार, सद धन आचार हो जाएगा सदाचार। यहां पर तय है, उसके सामने यदि कोई जो है स्वर आता है तो ये अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, इसका हो जाएगा द, तय का हो जाएगा द। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसका जो है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो चल के देखते हैं आगे प्रश्न कौन सा आने वाला। आगे प्रश्न आपके साथ देखो, अनुशासन में उपसर्ग है। उपसर्ग हमने पिछले प्रश्न में देखा होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, अनुशासन। अब अनुशासन को यदि हम शब्द को अलग करें, अनु और शासन, अनु का मतलब होता है, अनु उपसर्ग का जो है अर्थ होता है स्वयं या खुद के ऊपर जो शासन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। तो खुद के ऊपर जो शासन करना अनुशासन कहलाता है, और जिसके व्यक्ति के खुद के ऊपर शासन होता है वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है, अनुशासित व्यक्ति हमेशा आगे जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे चल के देखते हैं, मित्रता में प्रत्यय है। अब लगभग सवाल हमारे सामने उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है मित्रता के अंदर प्रत्यय कौन सा है, मित्र और ता, यहाँ पर ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और शब्द बन गया है मित्रता, ठीक है ना, मित्रता शब्द बन गया है, यानी इसका जो है भाववाचक बन गया है। तो यहाँ पर जो है ता उपसर्ग है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला है। आगे चल के देखते हैं, आगे प्रश्न आ रहा है आपके सामने समास से संबंधित, ठीक है। राजमार्ग में समास है, हमने छोटे छोटे प्रश्न लिए हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके,
और आप एग्जाम में इसको गलत नहीं करें। देखो राजमार्ग में समास कौन सा है, राजमार्ग का समास विग्रह करते हैं, राजमार्ग का समास विग्रह करते हैं, तो समास विग्रह करते ही क्या हो जाएगा इसका, राज यानी राजा का मार्ग हो जाएगा, राजमार्ग, राजमार्ग राजा का मार्ग। तो यहां पर का विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, तो का विभक्ति चिन्ह का लोप कहां पर होता है, का विभक्ति चिन्ह का लोप मैंने बार बार बता रहा हूं कि तत्पुरुष समास के अंदर होता है। तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही होने वाला है। कर्मधारय समास की बात करें तो इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप होता है, और पूरे पद का, यदि पूरा पद है, यदि पूरा पद है, पूरे पद का तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है, तो यहां पर बहुवीर्य समास हो जाएगा। और का लोप होता है, और का लोप होता है, और दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो समास संबंधी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। हमने बार बार जो है यहाँ पढ़ाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया आपको कि समास की पहचान कैसे करनी है, और उस समास के प्रत्येक शब्द का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो आप आसानी से समास तक पहुंच सकते हैं। किस प्रकार के समास के भेद का उदाहरण है उसको आप आसानी से सरल कर सकते हैं। आगे है दुर्लभ का संधि विच्छेद। अब दुर्लभ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दुर्लभ का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा दूरधन लब, दूरधन लब। अब यहां पर जो है इसका नियम क्या कहता है, अब ये है व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि के अंदर ये जो नियम इसका क्या कहता है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि यदि ए या आ के अलावा, ए या आके, ए या आके नहीं आ नहीं आता, इसमें अलावा यानी कोई दूसरा भिन्न, ए के भिन्न, ए या आके भिन्न, ए या आ से भिन्न स्वर, या ए या आ से कोई भिन्न स्वर आता है, यानी यहां पर ए या आ से कोई भिन्न स्वर आता है, ए या आ से कोई भिन्न स्वर आता है, प्लस से पहले ए या आ से कोई भिन्न स्वर आता है, ए या आ से भिन्न स्वर आता है, या य र ल व और ह, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन आते हैं य र ल व और ह, या कह सकते हैं, या वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है, पांचवा वर्ण आता है, यानी प्लस से पहले यदि ए आके भिन्न स्वर आता है, ए या से भिन्न स्वर आता है, या यरो लोवे और है आता है, या वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है, तो जो रे है वो रे किस में बदल जाएगा, रे विसर्ग के अंदर बदल जाएगा, रे विसर्ग के अंदर बदल जाएगा। तो यहां पर जो है रे यहां पर इसमें हो जाएगा आपका एक नंबर ऑप्शन सही होने वाला है। आगे चल के देखते हैं प्रतिशरण में उपसर्ग है। अब प्रतिशरण में यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पर प्रतिशरण के अंदर उपसर्ग आपका हो जाएगा प्रति और क्षण होने वाला है, ठीक है ना, प्रतिशरण। आगे देखते हैं बचपन में किस प्रकार की संज्ञा है, बचपन में संज्ञा पूछी गई है, बचपन में किस प्रकार की संज्ञा है। अब आपने आसानी से समझा होगा या देखा होगा कि बचपन शब्द के अंदर संज्ञा पहचानना है, तो बचपन में संज्ञा हो जाएगी आपकी भाववाचक, क्या हो जाएगी, भाववाचक। बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ठीक है ना, बचपन, बुढ़ापा या बालपन, ठीक है, बाल्य अवस्था, ठीक है, इस प्रकार जो है बाल अवस्था हो गई या बाल्य अवस्था हो गई। यहां पर किसी भी प्रकार की अवस्था या दशा, गुण, भाव, गुण में जैसे हो गया ईमानदारी, ठीक है ना, इसी प्रकार से शिष्टाचार, वीरता,
और गुण के अंदर भी इसको दशा में हो गया, जैसे बुढ़ापा हो गया या पुराना हो गया, प्राचीन हो गया, नूतन हो गया, इस प्रकार के जो किसी प्रकार के जो आपके शब्द आते हैं तो वो शब्द सारे भाववाचक के अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन को देखना है भाववाचक में, यानी किसी भी प्रकार के शब्द उसमें भाव को दर्शाने वाले शब्द होंगे, जैसे बुढ़ापा, बालपन हो गया, बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई, इस प्रकार की अवस्थाएं सारी भाववाचक के अंदर शामिल होगी। अवस्थाएं, दशा, गुण या भाव, ईमानदारी हो गया, जैसे शिष्टाचार हो गया, वीरता हो गया, दुर्बलता हो गया, यानी किसी भी प्रकार का जो गुण होता है या दशा होती है वो सारे भाववाचक के अंदर शामिल किया जाता है। जातिवाचक के अंदर किसी जाति विशेष का बोध होता है, जाति विशेष का बोध हो, या कह सकते हैं कि समूह की भावना का बोध हो, समूह की भावना का बोध होता है, वो जातिवाचक के अंदर शामिल उस प्रश्न को किया जाता है शब्द को। और जो व्यक्ति विशेष का बोध होता है, व्यक्ति विशेष का जहां पर बोध हो वहां पर व्यक्तिवाचक के अंदर उसको शामिल किया जाता है। या द्रव्यवाचक के अंदर जैसे तरल चीजें होती हैं, तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ को शामिल किया जाता है, जैसे घी, दूध, दही, पानी, इस प्रकार के शब्द हमेशा द्रव्यवाचक के अंदर शामिल किए जाते हैं। ठीक है। तो आगे चल के देखते हैं, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, इसमें जो है। अब जो शब्द पूछा गया है, जो शब्द के अंदर आपकी कौन सा सर्वनाम है, इसमें देखो, तो जो शब्द के अंदर आपका सर्वनाम हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो इसमें जो शब्द हो गया, जो और सो, ये हमेशा संबंधवाचक के अंदर शामिल होता है। निजवाचक में हो गया अपना, ठीक है ना, आपका, अपना, आपका, इस प्रकार के जो शब्द होंगे, आप, ठीक है ना, ये जो है सर्वनाम हो गया हमारा, इसमें निजवाचक सर्वनाम होते हैं। और निजवाचक के अंदर, निश्चयवाचक के अंदर वह, यह, वे, ये, ठीक है ना। और इस प्रकार के जो प्रश्न शब्द आते हैं वो हमेशा निश्चयवाचक में शामिल किए जाते हैं। प्रश्नवाचक के अंदर मान लो देखते हैं, कौन, कैसा, क्यों, किसको, किसने, इस प्रकार के शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर होते हैं। यानी निजवाचक में अपना, आपका, आप, हमारा, ठीक है ना। इसमें उसके अलावा निश्चयवाचक के अंदर किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, वह, यह, वे, यह, ठीक है ना। जैसे वह पेन है, या वह स्टूल है, कुर्सी है, इस प्रकार के एकदम निश्चितता का बोध होता है। और प्रश्नवाचक के अंदर हमेशा प्रश्न को अवगत करवाने वाले शब्द होते हैं, प्रश्न का बोध करवाने वाले शब्द होते हैं, जैसे कौन, कैसा, क्यों, किसका, किसने, इत्यादि शब्द प्रश्नवाचक के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सो, जो के अंदर हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम होता है, एक शब्द के साथ में दूसरे शब्द के का संबंध का बोध होता है। आगे चल के देखते हैं, सवाल आ रहा है, ये मेरा घर है, मेरा शब्द इसमें क्या होने वाला है? संकेतवाचक है, संबंधवाचक है, या निजवाचक है, या अधिकारवाचक विशेषण है? तो आपको देखना है, मेरा, ये मेरा घर है, इसमें मेरा शब्द क्या है, वो हमेशा निजता का बोध करवा रहा है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं कि कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, उसमें कुछ शब्द क्या है? अब यहां पर जो कुछ शब्द को पूछा है कि कुछ शब्द आपका क्या होने वाला है। अब यहाँ पर कुछ शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। अब यहाँ पर जो देखना है कि कुछ शब्द है आपका, बी ऑप्शन सही है, सर्वनाम है। क्या सर्वनाम है और कैसा सर्वनाम होने वाला है? ये सर्वनाम है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी किसी अनिश्चित वस्तु का बोध करवा रहा है। अनिश्चित, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। अब कितने हैं, इसमें कोई जो है आपका निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित
सर्वनाम इसके अंदर हो जाएगा। संज्ञा है नहीं, विशेषण और क्रिया नहीं है, इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वनाम। आगे चल के देखते हैं, आगे प्रश्न आ रहा है, वे खेल रहे हैं, काल कौन सा है इसमें? वे खेल रहे थे। अब इसमें था, थे, था, थे, थी, ये किस प्रकार जो शब्द है वो किस काल को अवगत करवाते हैं, किस काल का बोध करवाते हैं? हमेशा देखना है कि ये जो है बीते हुए समय के बारे में जानकारी करवाते हैं, बीते हुए समय के बारे में जानकारी करवाते हैं। तो यहां पर भूतकाल हो जाएगा। अब बीते हुए समय के बारे में भूतकाल के अंदर शब्द आते हैं। अब यहां पर है कि वे खेल रहे थे, खेल रहे थे अर्थात काम पूरा नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, वो खेल चुके थे होता तो पूर्ण हो जाता, जबकि वो खेल रहे थे अर्थात अपूर्ण भूतकाल है, कार्य पूरा नहीं हो रहा है, अपूर्ण भूतकाल है। तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि यही वाक्य होता कि वह खेल चुके हैं तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल हो जाता, ठीक है ना। वर्तमान काल के अंदर वर्तमान स्थिति को अवगत करवाने वाले शब्द होंगे, वर्तमान स्थिति का बोध करवाने वाले शब्द होंगे, और भविष्य के बारे में यानी आने वाले समय के बारे में जानकारी देने वाला जो देने वाले शब्द होंगे, आएगा, वे जाएंगे, ठीक है ना, खाएंगे, इस प्रकार जो है शब्द होंगे वो भविष्य काल से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं कि काम किया जा रहा है, वाच्य कैसा है? काम किया जा रहा है, वाच्य कैसा है? तो यहाँ पर काम किया जा रहा है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्म वाच्य, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मैं पत्र लिखता हूं, क्रिया है। अब मैं पत्र लिखता हूं, क्रिया, इसमें क्रिया के बारे में थोड़ा अपन को देखना है। समझे आपने कई बार है क्रिया के बारे में, क्रिया, ठीक है ना। क्रिया की परिभाषा मानते हैं तो क्रिया की परिभाषा होती है किसी कार्य का करना या होना, करना या होना पाया जाता है तो उसको हम क्रिया कहते हैं। यहां पर क्रिया होती है कितने प्रकार की? क्रिया होती है दो प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक। तो यहां पर जो हमने पूछा गया है कि पत्र लिखता है, क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक या सहायक या प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है ना। तो अपन को यहां मुख्य रूप से देखना है कि अकर्मक के अंदर कर्म नहीं होता है, कर्म की प्रधानता नहीं होती है, किसकी प्रधानता होती है? क्रिया, कर्ता की, ठीक है ना। यानी क्रिया व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, और सकर्मक के अंदर कर्म पाया जाता है, कर्म होता है, और क्रिया व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कहां पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, ठीक है ना। अब यहां पर वाक्य देखते हैं, मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। अब यहां पर एक समझना है अपन को कि लिखना क्या हो गई, इसमें लिखना है क्रिया, लिखना क्या है? क्रिया है, लिखना इसमें क्रिया शब्द हो गया, क्रिया लिखना, ठीक है ना। पत्र इसमें क्या है? कर्म, मैं क्या है? कर्ता, ठीक है ना। तो यहां पर जो काम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? काम का प्रभाव क्रिया के कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, और जहां काम का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है वहां पर देखो, यहां पर जो काम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म के ऊपर पड़ रहा है। यहां पर कर्ता के ऊपर नहीं पड़ करके किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म, पत्र के ऊपर पड़ रहा है। लिखने का प्रभाव पत्र के ऊपर पड़ रहा है, अर्थात यहां पर जो है लिखने का प्रभाव पत्र के ऊपर पड़ रहा है, कर्म के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक वाक्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सकर्मक वाक्य हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है, ठीक है। तो यहां हमने चर्चा करी है क्रिया संबंधित सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक के अंदर कर्म होता है और सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? जो अकर्मक में कर्म नहीं होता है, सीधा प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है, और सकर्मक में कर्म पाया जाता है और क्रिया व्यापार का फल कर्ता पर नहीं पड़ करके सीधा किसके ऊपर पड़ता है? कर्म के ऊपर पड़ने वाला होता है। चलें आगे देखते हैं, बालक हंस रहा है, क्रिया है। ये फिर से सवाल आ चुका है आपके सामने क्रिया संबंधित। तो यहां देखते हैं, बालक, बालक हंस रहा है, तो यहां पर जो कर्ता है वो है बालक,
और हंसना क्या है? क्रिया। यहां पर देखते हैं कि बालक के हंसने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। और जहां पर सीधा कर्ता पर पड़ता है क्रिया व्यापार का फल, वो वाक्य कैसा होता है? वो वाक्य हमेशा हमेशा अकर्मक होता है, न कि सहकर्मक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। इसको पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था कि बालक हंस रहा है या बालक हंसता है। बालक क्या हंसता है? उत्तर नहीं आने वाला है। बालक क्या हंसता है? उत्तर नहीं आया ना, क्या हंसता है। तो यहाँ पर जिसमें उत्तर नहीं मिलता है वो हमेशा अकर्मक वाक्य होगा। और जहां उत्तर मिल जाता है, जैसे राम पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो जहां पर उत्तर मिल जाता है वो सहकर्मक होगा, और जहां उत्तर नहीं मिलता है वो अकर्मक वाक्य होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। आगे देखते हैं, प्रश्न आ रहा है कि राम ने रोटी खाई, ने है। अब जो ने चिन्ह आ रहा है वो किस प्रकार का है? करण कारक है, कर्ता कारक है, संबंध कारक है या अधिकरण है? तो यहां पर जो है ने किसकी पहचान है? कर्ता ने। कर्ता ने, हमेशा ने कारक विभक्ति जो चिन्ह है, ने चिन्ह हमेशा कर्ता कारक से संबंधित होगा। तो इसमें जो है बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अब कर्ता ने कर्म को, कर्म का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा को, और करण से। तो यहां पर करण कारक का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा से, और से के द्वारा, के द्वारा। जैसे राम पेन से लिख रहा है, अब पेन से लिख रहा है तो पेन के द्वारा लिख रहा है ना। तो यहां पर जो पेन के द्वारा के अंदर से जुड़ा हुआ है, वो से किस में कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा इसके साथ। और संबंध में हो जाएगा जैसे में या का के की, ठीक है ना, का के की। अधिकरण में हो जाएगा में पे और पर, ठीक है ना। ये कारक चिन्ह आपको ध्यान रखना है। जहां कारक चिन्ह आपके पूछे जाते हैं, वाक्य पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और कैसा कारक है इसमें। तो यहाँ पर जो है आपको 8 कारक है, 8 कारक को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह हो रहा है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह हो रहा है आपका को, ठीक है ना। और कर्म कारक का को हो रहा है, करण कारक का आपका विभक्ति चिन्ह हो रहा है से, और कर्ता कारक का हो रहा है ने, ठीक है ना। संबंध का हो जाएगा का के की, और अधिकरण का हो जाएगा में पे पर, ठीक है ना। जैसे पेन टेबल पर पड़ा है या टेबल पर रखा हुआ है, तो यहां पर जो में होगा वो किसी का आधार दर्शाने वाला होगा। तो यहां पर अधिकरण कारक होगा। आगे चल के देखते हैं, आगे आपके सामने सवाल आ रहा है कि मैं स्कूल जाता हूं वाक्य है। मैं स्कूल जाता हूं वाक्य किस प्रकार का है? सरल है कि संयुक्त है कि या मिश्र वाक्य है? तो यहां पर सीधा हो गया सरल वाक्य, सी ऑप्शन आपका सीधा हो जाएगा। मैं स्कूल जाता हूं, इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं उसमें हमेशा कौन सा कारक हो जाएगा, नहीं कौन सा जो है इसमें वाक्य हो जाएगा? हमेशा आपका सरल वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। चल के आगे देखते हैं, वह घर गया क्योंकि उसे काम था, वाक्य है। यहां पर देखना है क्योंकि, ये हमने पीछे क्लास में बताया था, क्योंकि, जिसने, उसने, उनका, इनका, ठीक है ना, इन्होंने, उन्होंने, इस प्रकार के जो बीच में कहीं पर आपको शब्द मिलते हैं तो वाक्य हमेशा आपको सीधा करना है मिश्र वाक्य। कैसा? मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य में या, अथवा, ठीक है ना, या, अथवा, और इस प्रकार के लगभग ज्यादातर इसी प्रकार के प्रश्न यहां पर शब्द आते हैं, या, अथवा, और, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न यदि आते हैं, इस प्रकार के जो समुच्चयबोधक चिन्ह आपके साथ जुड़े हुए आते हैं वाक्य के साथ में, तो वाक्य हमेशा संयुक्त वाक्य होगा। और सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। तो देखिए अगला प्रश्न है, मेरे पास पुस्तक है, पास क्या है? यहां पर पास क्या होने वाला है? पास किसी भी संबंध को दर्शाने वाला शब्द है।
यानी मेरे पास पुस्तक है, तो संबंध को दर्शाने वाला शब्द है। तो यहाँ पर जो है संबंध सूचक अवयव है। अब अवयव शब्द किसे कहते हैं? अवयव शब्द या अविकारी शब्द, अवयव शब्द या उसको अविकारी शब्द भी कहते हैं, जो शब्द संज्ञा, जो शब्द लिंग, वचन व काल के अनुसार न बदलता हो, काल के अनुसार नहीं बदले, उसे हमेशा अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहां पर जो 5 शब्द होगा वो संबंध सूचक अवयव होगा। संबंध सूचक अवयव यानी पुस्तक और मेरे दोनों शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करने वाला अवयव है। और ये न तो लिंग और वचन काल के अनुसार उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। यहाँ पर मेरे बहुवचन है तो भी पुस्तक यहाँ पर पास का ही प्रयोग हो रहा है, और यहाँ मेरा हो गया मेरा तो भी यहाँ पर पास ही शब्द आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। आगे चल के देखते हैं आंखों का तारा अर्थ क्या है। ये एक आपका मुहावरा आ चुका है, आंखों का तारा होना अर्थात अत्यधिक प्यारा होना या बहुत ज्यादा प्रिय व्यक्ति। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। आगे चल के देखते हैं, आगे आपके सामने प्रश्न आ रहा है शुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पर शुद्ध शब्द चुनना है, और ये जो ऑप्शन है ये शब्द है, ये सवाल कई बार एज इट इज पूछा जाता है। तो आपको ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आशीर्वाद का, ठीक है ना, आशीर्वाद, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। इसमें कहां पे है? बी ऑप्शन आपका सही आने वाला है। देखो कई जगह आशीर्वाद ऐसे लिखा आता है तो बिल्कुल वो गलत है। इस प्रकार आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, बीएसटीसी के अंदर भी सवाल आ सकता है इस प्रकार का। तो यहाँ पर आशीर्वाद पूछा जाता है, इसको अब यदि बोल के देखें तो देखो आशीर्वाद, यानी जो रे होता है रफ, ये जो रे होता है ऊपर लगा, रफ रे लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि जिस शब्द के ऊपर लगा होता रे वो इस शब्द से पहले बोला जाता है। जो ऊपर लगा हुआ रे होता है उस अक्षर या उस वर्ण से उसका उच्चारण पहले होता है, और जो पदेन रे होता है, पदेन रे नीचे लगा रे होता है, जैसे ग्रह, ठीक है ना, ये जिस शब्द के नीचे लगा होता है उसके बाद उसका उच्चारण होता है, उसके बाद उसका उच्चारण होता है। और यदि ऊपर लगा हुआ है इसका मतलब इसका उच्चारण पहले होता है, रे का उच्चारण पहले होता है। जैसे आ गया कार्य, ठीक है ना, कार्य, कार्य, इसको ऐसे पढ़ा जाता है क्योंकि ये जो रे ऊपर लगा हुआ है, जिस वर्ण के ऊपर लगा होता है उसका उच्चारण हमेशा पहले होता है। तो यहाँ पर आशीर्वाद हो जाएगा, यहाँ तो आशीर्वाद हो गया ना, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। इसलिए लगभग कई जगहों पर यदि जिसको शब्द शुद्धि का ज्ञान नहीं है वहां पर शब्द ऐसे लिखा मिलेगा आपको, तो उसको आपको गलत करना है। यहाँ पर आशीर्वाद बिल्कुल एकदम सही है। आगे देखते हैं लाभ का विलोम क्या है। बिल्कुल ठीक है, लाभ का विलोम हानि होता है, ठीक है ना। उपकार का क्या होने वाला है? उपकार का अपकार होने वाला है। क्या होने वाला है? अपकार, ठीक है ना। लाभ का हानि और उपकार का अपकार हो जाएगा विलोम आपका। तो आगे चल के देखते हैं, आगे आपका आ रहा है आरंभ का पर्यायवाची है। अब आरंभ का पर्यायवाची पूछा गया है यहाँ पे। आरंभ का पर्यायवाची आपको देखना है। आरंभ का पर्यायवाची विश्राम, विराम, अंत या शुरुआत। यानी यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो प्रारंभ और आरंभ। तो आपको दोनों शब्दों के ऊपर थोड़ी चर्चा करनी है। और शब्द बिल्कुल भी एक जैसे नजर आने वाले शब्द हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। देखो प्रारंभ होता है, प्रारंभ किसे कहते हैं? किसी काम को पुनः शुरू करना, पुनः शुरू करना, ठीक है ना। पुनः या दोबारा कह सकते हैं, दोबारा जो शुरू किया जाता काम, उसके लिए शब्द आता है प्रारंभ। क्या आता है? प्रारंभ। और यदि कार्य शुरू किया जाता है, शुरू यानी नया काम यदि शुरू करते हैं, शुरू नया कार्य शुरू करते हैं, उसके लिए शब्द आता है आरंभ। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे मकान अपने नींव से शुरू किया है, उसके लिए आएगा आरंभ, ठीक है ना। और यदि काम कुछ समय के लिए बंद हो गया है और उसको वापस शुरू करते हैं, तो उसके लिए शब्द आने वाला है प्रारंभ। क्या आने वाला है? प्रारंभ। अब देखें,
आरंभ का पर्यायवाची क्या है? अंत तो है नहीं, विराम भी नहीं है, विश्राम भी नहीं है, शुरुआत हो जाएगा। क्या होने वाला है? शुरुआत। जो नए काम की जो शुरुआत होती है, शुरुआत, तो यहां पर जो नए काम की शुरुआत होती है आपका शब्द आ जाएगा आरंभ। और यदि दोबारा काम बंद हो गया है और उसको दोबारा शुरू कर रहे हैं वापस, तो इसके लिए शब्द आने वाला है प्रारंभ। ये ध्यान रखने योग्य बात है, तो इसको आपको यहां से अभी देख लेना है। आगे शब्द आ रहा है, आगे सवाल आ रहा है आपके सामने, देखो। उसका मुंह चंद्रमा, मुख चंद्रमा है, ठीक है ना। इसमें अलंकार पूछा गया है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जिसका सेकंड जो लैंग्वेज है हिंदी है, जिसका सेकंड लैंग्वेज बीएसटीसी के अंदर हिंदी है, वहां पर हमेशा काव्य संबंधी प्रश्न एक या दो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अलंकार को पहचान करना है। उसका मुंह चंद्रमा के समान है, तो मुंह है या मुख, उसको किसकी उपमा दी गई है? चंद्रमा की दी गई है। यानी उसका मुंह कैसा है? चंद्रमा के समान है। तो जहां पर उपमेय और उपमान का संबंध होता है वहां पर उपमेय अलंकार होता है। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। यदि प्रकृति संबंधी चीजों को मनुष्य के ऊपर उदाहरण देकर के समझाया जाए तो मानवीकरण अलंकार होगा। और अनुप्रास के अंदर एक ही वर्ण यदि बार बार आ रहा है, एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही बार बार, तो वहां पर हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। और रूप के अंदर उपमेय के ऊपर उपमान को आरोपित किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। आगे चल के देखते हैं। आगे आपके सामने प्रश्न आ रहा है, दिन रात मेहनत करता है समास है। आप लगातार क्लास को देख रहे हैं तो समास के सवाल हमने काफी लिए हैं, और वो काफी सवाल आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाने वाले सवाल हैं। लगातार बीएसटीसी के जितने भी 2015 से लेकर जितने भी 25 तक जितने एग्जाम हुए हैं उसमें सवाल पूछे गए हैं। तो आपको समास से संबंधित प्रश्न गलत नहीं करना है, देखना है इसका क्या आंसर आने वाला है। दिन रात मेहनत करता है समास है। अब दिन रात के अंदर समास कौन सा है, ठीक है ना, ये पूछा गया है, दिन रात। अब देखो दिन और रात, अब यहां पर समास विग्रह करते ही अपन को पहचान में आ जाएगा कि और किस समास के अंदर पाया जाता है। तो और जो है वो है हमेशा द्वंद्व समास में होता है, द्वंद्व समास के अंदर होता है। द्वंद्व समास के अंदर हमेशा क्या होता है? और का लोप होता है। और आते ही यहां पर अपन को देखना है कि इसमें दिन भी प्रधान है और रात शब्द भी अपने आप में प्रधान है। तो दोनों शब्द प्रधान है और का लोप हो रहा है, इसका मतलब ये जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, बिल्कुल सही होने वाला है। आगे चल के देखते हैं। आगे प्रश्न आ रहा है, धीरे धीरे शब्द हैं। ये चर्चा हमने पिछले वीडियो में काफी कर ली थी। तो यहाँ पे और देखते हैं कि क्रिया विशेषण, इसका उत्तर हो जाएगा जैसे धीरे धीरे शब्द है, धीरे धीरे शब्द है, क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। अब यहां पर क्रिया विशेषण किससे कहते हैं? क्रिया की विशेषता जो बताता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यहां पर जैसे आ रहा है कि हवा धीरे धीरे चल रही है, हवा धीरे धीरे चल रही है। तो यहां पर जो चलना क्रिया कैसी हो रही है? धीरे धीरे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। जो चलने की क्रिया कैसी हो रही है? धीरे धीरे हो रही है। तो इसके अंदर जो धीरे धीरे शब्द होगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तो सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही होने वाला है। चलें देखते हैं अगला प्रश्न कैसा आने वाला है। अगला प्रश्न आ गया आपका प्रत्यय से संबंधित। अब यहाँ पर जो प्रत्यय है वो पूछा गया है किस शब्द के अंदर? कठोरता के अंदर प्रत्यय कौन सा है? कठोरता शब्द के अंदर प्रत्यय कौन सा है? तो सबसे पहले अपन को शब्द को अलग करना है। कठोर शब्द अलग हो जाएगा और ता इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशुद्ध वाक्य चुनिए। अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना आपको। यहां पर देखो, वह बाजार गया, बिल्कुल शुद्ध है। वह विद्यालय जाते हैं, वह विद्यालय जाते हैं, यहाँ पर बहुवचन है
और क्रिया भी हमने बहुवचन के अनुसार प्रयुक्त किया, तो ये भी एकदम शुद्ध है। मैं खाना खाती हूँ, बिल्कुल यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है तो भी यहाँ पर सही है। यहाँ सर्वनाम का प्रयोग हुआ मैं, हम खेलता है, हम खेलता है, ये वाक्य बिल्कुल गलत है, अशुद्ध है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इसका अशुद्ध के रूप में हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, हम खेलते हैं, शुद्ध क्या हो जाएगा, हम खेलते हैं। यहां पर जो हम शब्द है वो बहुवचन है, और बहुवचन होने पर भी यहां पर जो है एक वचन का प्रयोग किया हुआ है, क्रिया एक वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई है, अर्थात ये अशुद्ध हो गया है, ठीक है ना। हम बहुवचन है तो खेलते शब्द यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन के अनुसार ही प्रयुक्त करेंगे, तो वाक्य हो जाएगा एकदम शुद्ध। आगे चल के देखते हैं, आगे आपके सामने प्रश्न आ रहा है 30वां, ठीक है ना। मुझे ठंड लग रही है, वाक्य में मुझे क्या है, यहाँ पर मुझे क्या है, मुझे ठंड लग रही है, तो मुझे यहाँ पर हो जाएगा कर्ता नहीं होकर के कर्म होगा, क्या होगा, कर्म होगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे लगभग 30 प्रश्नों की एक सीरीज ली है, और उसके अंदर बीएसटीसी के अंदर पूछे जाने वाले काफी अच्छे प्रश्न थे, जिनको हमने सरल किया, सोल्व किया है। आपको ये क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना, और लगातार इसको लाइक करना और शेयर करना। आगे भी हम लगातार ऐसी क्लास आपके सामने लेते रहेंगे। धन्यवाद।